चलिए देखते हैं हम लोग क्या है ओम्स लॉ। तो पिछले सेशंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 10th वाले के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या होते हैं, चार्ज का फ्लो किस कंडीशंस में होते हैं, चार्ज के फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज, प्रोटॉन पर कितने चार्ज। फिर हम लोगों ने एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में जाने थे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करते हैं, 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, करंट की अमाउंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। और पढ़े थे कि करंट जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज किस रेट से फ्लो होता है। अब ये बात इस चीज पर डिपेंड करेगा कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर में हम जब कनेक्ट करते हैं, कोई सर्किट कंप्लीट सर्किट बनाते हैं, तो उसमें किन किन चीजों का होना जरूरी होता है। कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम लोग लगाते हैं, सपोज यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाने का काम क्लीन करने दीजिए। यहां सपोज ये कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, कंडक्टर है, कोई फैन है या कुछ चीज है, किसी सर्किट में हम कनेक्ट करते हैं और ये सर्किट जो कंप्लीट करना होता है तो किसी न किसी बैटरी को इसके पॉजिटिव टर्मिनल, सर ये क्या हो जाता है, पेन चलते चलते कुछ और मतलब इस तरह से, चलिए देखें यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल ले लेते हैं एक सर्किट बनाने के लिए। और सर्किट में किस चीज का होना जरूरी था, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस का होना। V वोल्ट के बैटरी से हमने किसको कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद इसमें करंट का फ्लो कहां से, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ये पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए करंट पास आउट होंगे और निगेटिव टर्मिनल से होते हुए आएंगे। जब तक रेट ऑफ फ्लो मतलब किसी अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होंगे तब तक ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर है कि कितने अमाउंट में करंट जाएंगे। बैट्रिक्स यहां पर सेल या बैट्रिक्स 5 वोल्ट के हैं या 10 वोल्ट का लगा दें या फिर 20 वोल्ट का कर दे, तो इसके कारण क्या होगा, करंट के फ्लो में कोई चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे। तो करंट जो होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या किसी कंडक्टिंग के दो टर्मिनल के बीच में जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक बीकर में मान लीजिए पानी का वाटर लेवल हमारा कुछ इस तरह से है और दूसरे बीकर में वाटर लेवल हमारा कुछ इस तरह से। एक में देखेंगे वाटर लेवल जो है इसमें वाटर लेवल पूरा यहां तक है और दूसरे वाले में हम लोग वाटर लेवल बिल्कुल कम कर देते हैं। तो दो अलग अलग बीकर में वाटर की जो पोटेंशियल है वो अलग अलग है। और जब इसको किसी वायर से हम कनेक्ट करते हैं, पाइप से कनेक्ट करेंगे, पानी के फ्लो के लिए क्या करना होगा, पाइप लगाना होगा, तो वाटर का फ्लो होगा, उतने ही फ्लो होंगे जितना लेवल में डिफरेंसेज होगा। यदि दोनों के अंदर पानी का लेवल सेम कर दे तो वाटर का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। तो करंट का फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होना जरूरी होता है। ये जितना ज्यादा होगा करंट का फ्लो उतना ज्यादा होगा। सो ओम्स लॉ स्टेट दैट एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब जिस वायर को हम कनेक्ट करेंगे उसके लिए किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर भी यदि टेम्परेचर हम चेंज करते हैं, टेम्परेचर में कोई चेंजेस आते हैं, बदलाव आता है, तो करंट के फ्लो पर भी असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। एट अ गिवन टेम्परेचर या पर्टिकुलर टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स, उन दोनों के एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कौन, करंट। करंट जो होते हैं V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब इसको सॉल्व करते हैं तो V इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, IR आ जाते हैं। ये प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं तो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटते हैं और यहां पर R आ गया। V का मतलब हमारा यहां पर क्या है, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I का मतलब अमाउंट ऑफ करंट जो एम्पियर में हम लोग मेजर करते हैं, और आर का मतलब यहां पर समझिए रेसिस्टेंस होता है।
रेसिस्टेंस, हम यदि इसको दूसरे ढंग से एक्सप्लेन करें तो R इज इक्वल टू, I इस तरफ जाएगा तो V अपॉन I। किसी वायर का, किसी सर्किट के अंदर में जब हम एक बार वायर या कंडक्टर या कनेक्ट कर दिए तो उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस आएगा, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू। V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V डिक्रीज होगा तो I भी डिक्रीज होगा, बट ये R का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसी गिवन टेम्परेचर पर, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर R का वैल्यू, R एक वेरिएबल कांस्टेंट के रूप में, जिसका नाम हम लोग रेसिस्टेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। अब सर सेव का ऑप्शन आ गया है, ब्रश, हाँ चलिए आ चुके हैं हम लोग। यहां पर क्या देख रहे हैं कि V जब भी चेंज होंगे तो I भी चेंज होगा, V डिक्रीज होगा तो I भी डिक्रीज होगा, V इंक्रीज होगा तो हमारा I भी इंक्रीज होगा। बट यहाँ का रेसिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। रेसिस्टेंस जो है हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये रेसिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहने वाले हैं, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये है क्या एक्चुअल में, तो किसी कंडक्टिंग वायर का, कंडक्टर का अपना एक प्रॉपर्टीज होता है। रेसिस्टेंस इज दी, इट इज ए क्या चीज, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which oppose the flow of चार्ज, चार्ज के फ्लो को अपोज करने का काम। जिस कंडक्टर का, किसी वायर का रेसिस्टेंस कितना है, एक अच्छे वायर का जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर वगैरह का यूज जब हम लोग करते हैं वायर में, कॉपर का या फिर हम लोग सिल्वर का यूज करते हैं या किसी अदर मटेरियल्स का यूज करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उस मटेरियल से बने हुए वायर, उस वायर की मोटाई कितनी है, लंबाई कितनी है, इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तब उससे पता चलता है कि उसका अपना रेसिस्टेंस क्या है, वो कितने अमाउंट ऑफ चार्ज को, करंट के फ्लो को अपोज करेगा। यदि कोई वायर या कोई कंडक्टर्स या कोई ऐसा चीज ले ले जो मैक्सिमम अपोज करने का काम करता है, उससे करंट पास होगा ही नहीं। हम प्लास्टिक वगैरह से कनेक्ट करें तो प्लास्टिक वगैरह का या ग्लास का रेसिस्टेंस इतना हाई होता है कि वो अपने से होकर के चार्ज को पास आउट होने ही नहीं देता है। ये उसकी प्रॉपर्टीज होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कहता है रेसिस्टेंस से रिलेटेड बात हम उसको समझेंगे। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है इसको भी समझेंगे, और फिर रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे, हमारे पास पेन आ चुके हैं, चलिए क्या कह रहा है कि रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर का मतलब क्या होता है, वायर या फिर जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसके अंदर में, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या जिस वायर का यूज करते हैं उसको हम कंडक्टर, करंट को पास करवाने वाला कंडक्टिंग वायर, कंडक्टर, विच रेसिस्ट दी, रेसिस्ट का मतलब रोकने का काम, रेसिस्ट दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू इट्स। वैसी प्रॉपर्टीज है जो किसी सर्किट के अंदर में कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जो चार्ज के फ्लो को रेसिस्ट करता है, अपोज करता है। तो बोलेंगे अपोज कर देगा तो करंट कैसे पास आउट होंगे, तो सारा का सारा चार्ज अपोज नहीं करता है। हाईली अपोज करने वाले जो कंडक्टर्स होते हैं उसको हम कंडक्टर नहीं, इंसुलेटर्स कह देते हैं, जब रेसिस्टेंस काफी हाई हो जाता है। तो यहां देखेंगे कि रेसिस्टेंस को हम मेजर किस चीज में करते हैं, तो इसके बारे में हमें ओम्स ने बतलाया, इसीलिए इन्हीं के नाम पर यूनिट डाल दिया गया कि रेसिस्टेंस का यूनिट ओम। अब ये एक ओम का मतलब क्या होगा, 1 ओम क्या है, मतलब 1 ओम हम मान लिए तो 1 ओम का मतलब कितना अपोज करना, क्योंकि ये हम समझ रहे हैं रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो चार्ज के फ्लो को अपोज कर रहा है। तो अब कह रहा है ओम्स, 1 ओम का मतलब हुआ कि कोई एक कंडक्टिंग वायर मान लो इतना मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा ये है, और इसको 2 टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव से और निगेटिव टर्मिनल से, जो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट कर रहा है। जब किसी 1 वोल्ट के बैटरी से किसी कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट कर दें और वो कंडक्टिंग वायर अपने से हो करके 1 एम्पियर का करंट पास करवा दे, इससे होकर के कितने एम्पियर का, जब किसी कंडक्टर का क्या हो, कनेक्शन 1 वोल्ट वाले बैटरी या सेल से हो
और वो 1 एम्पियर का करंट पास करवाए, तो समझिए कि इसके अंदर का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, 1 ओम के बराबर है। क्या कह रहा है कि 1 ओम इज द रेसिस्टेंस R of resistance R is equal to the flow of 1 एम्पियर ऑफ करंट। मतलब 1 ओम वो रेसिस्टेंस है जो किसी कंडक्टिंग वायर से 1 एम्पियर का करंट पास करवाएगा। कब? when the through the connected between 2 points having the potential difference कितना होना जरूरी होता है, 1 वोल्ट। कहने का मतलब 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, क्योंकि हम लोग R इक्वल टू क्या पढ़े थे, V बाई आई पढ़े हैं अभी जस्ट। तो R रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, R 1 ओम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। तो जब 1 वोल्ट 1 एम्पियर से पास आउट हो जाते हैं, यानी कि 1 ओम को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। जब किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा करके पास करवा दे, तो उसको हम क्या कहेंगे कि 1 ओम रेसिस्टेंस है उस वायर का, उस कंडक्टिंग का। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम दी एक्सप्रेशंस ऑफ द ओम्स लॉ इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इलेक्ट्रिक करंट through a resistance is inversely proportional to the resistance। अब ओम्स लॉ से ही हमें क्या निकल करके आ रहा है कि क्या कह रहा है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़े, V इक्वल टू आई आर, और इसमें से यदि हम R का फॉर्मूला निकाले तो R इक्वल टू V बाय आई। अब इस R में देखिए, R जो रेसिस्टेंस है वो V के क्या हो रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और I करंट का क्या हो रहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। यही चीज कह रहा है एक्सप्रेशंस के थ्रू कि प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, करंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, थ्रू अ रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। करंट जो होते हैं रेसिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि किसी कंडक्टिंग वायर का, कंडक्टर का रेसिस्टेंस हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, यदि इंक्रीज कर देंगे तो उससे फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उस सर्किट में अमाउंट ऑफ करंट कम फ्लो होंगे, रेसिस्टेंस बढ़ेगा, करंट डिक्रीज होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज करेंगे, करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। तो रेसिस्टेंस और करंट जो होते हैं, आर जो होते हैं वो क्या होते हैं, R जो हमारा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं 1 बाई आई, मतलब करंट के, या करंट जो होता है ऐसा हम कह सकते हैं, I जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस का। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना कम अमाउंट ऑफ करंट पास होंगे, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यही चीज यहां पर कह रहा। फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज को। ओम्स लॉ के अंदर फिर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस को, किसी वायर में, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर में हम लोग रेसिस्टेंस को बढ़ा या घटा सकते हैं। हम अभी क्या बोले हैं कि रेसिस्टेंस जो होता है वो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट चीज होते हैं, लेकिन गिवन टेम्परेचर्स पर और किसी गिवन वायर या कंडक्टर के लिए जब किसी सर्किट में हम अलग अलग रेसिस्टेंस वाले रेसिस्टेंस को, मतलब अलग अलग पावर वाले रेसिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो उसका टोटल रेसिस्टेंस कैसे हम पता करेंगे, फिर उसमें रेसिस्टेंस फैक्टर्स को। तो यहां सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो क्या चीज है। रेसिस्टेंस के बारे में तो हम लोग देख चुके हैं, डायरेक्टली अप्रोप्रिएटेड द रेसिस्टर्स इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट्स। देखिए क्या कह रहा है रेसिस्टेंस के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच क्या चीज, रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। किसी सर्किट से करंट के फ्लो को जो रेसिस्ट करने का काम करता है, क्या करता है, रोकने का काम जो करता है उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। अ कंपोनेंट दैट है इज यूज्ड टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड अ रेसिस्टर्स। अब देखिए यहां पर क्या आया, जिस कंपोनेंट का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो को रेसिस्ट करवाने के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टर्स कहते हैं। सो रेसिस्टर्स जो होंगे वही एक रेसिस्टेंस, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज को लगाने के लिए एक रेसिस्टर से इंप्लीमेंट लगा देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, सर्किट में फ्लो होने वाले अमाउंट ऑफ करंट पर कंट्रोल पा पाते हैं, काबू पाते हैं। तो रेसिस्टर्स का यूज करके हम लोग करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इन
प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यदि हम बात करें तो रेसिस्टर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम बोले हैं कि रेसिस्टर्स का यूज किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करवाने के लिए हमें किसी सर्किट में, मान लो कि कोई बल्ब है जो केवल 5 एम्पियर पर ग्लो करेंगे और करंट उसमें से 8 या 10 एम्पियर का पास हो रहा है, तो उस सर्किट में हम कोई रेसिस्टर्स लगा करके, मतलब चार्ज के फ्लो को, करंट को रोक करके, कितना 3 एम्पियर का करंट जो रोक ले, बाकी 5 एम्पियर जाने दे, ऐसे रेसिस्टर्स को कनेक्ट करके हम लोग करंट के अमाउंट को, फ्लो को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। रेसिस्टेंस जितना इंक्रीज करवाते जाएंगे अमाउंट ऑफ करंट डिक्रीज होता जाएगा, और रेसिस्टेंस जितना डिक्रीज करेंगे अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज होता जाएगा। अब ये रेसिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज होंगे कैसे, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो देखते हैं हम लोग। हाँ, थोड़ा पानी पी लीजिए, इससे नहीं कंटिन्यू सर रहते हैं हालत खराब हो जाता है। बच्चे लोग इस परेशानी को समझे तब ना। वेरिएबल रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस भी वेरिएबल होते हैं। अभी हम बोले कि रेसिस्टेंस कांस्टेंट होते हैं, लेकिन रेसिस्टेंस को हम बढ़ा घटा सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट which used to regulate the current without changing the voltage from the sources। किसी सोर्स से आने वाले वोल्टेज को बदलने बिना या वोल्टेज बढ़ने घटने के कारण अमाउंट ऑफ करंट जब इंक्रीज डिक्रीज होते हैं तो एक रेसिस्टेंस उसके अंदर लगे रहते हैं, इज कॉल्ड द वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसको कहते हैं। उसको लगा करके हम लोग अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर कंट्रोल पाते हैं। जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं स्टेबलाइजर वगैरह। आजकल हमारे पास रेसिस्टेंस, ऐसे ऐसे रेसिस्टेंस आए जो काफी छोटे छोटे किट के रूप में होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के रूप में। हम ये डिजिटल पैनल का यूज यदि कर रहे हैं तो इसके अंदर में भी रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। कहीं सोर्स से आने वाले वोल्टेज जो है वह अमाउंट ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएट भी करता होगा थोड़ा बहुत, तो उसके कारण इससे पास होने वाला करंट बढ़ेगा और घटेगा। जब इसको प्रॉपर वे में, एक कंप्लीट फ्लो में करंट नहीं मिलेगा तो ये फ्लक्चुएट करेगा, बंद हो जाएगा या डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। इसके आईसी उड़ सकते हैं इसकी पावर के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए इसको प्रॉपर ऑपरेट हो तो इसके अंदर में क्या होते हैं, रेसिस्टेंस लगे रहते हैं। कौन से, वेरिएबल रेसिस्टेंस लगे होते हैं, जो कंट्रोल करने का काम करता है अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट को विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। वोल्टेज को बिना बदले हुए हमें जितना करंट चाहिए उतना करंट पास आउट करवा देता है। कभी कभी क्या होता है कि हाई वोल्टेज वाले बैटरी के अंदर में हमें छोटा सा बल्ब जलाना होता है, वो जो गोबर गैस वाला या छोटा सा पावर वाला बल्ब होता है, तो उसको जलाने के लिए हम लोगों को करंट कम चाहिए, 0.1 एम्पियर चाहिए या 1 एम्पियर चाहिए, और करंट कितना, 10 एम्पियर 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। तो हम उसमें क्या कर देते हैं, एक इस तरह का रेसिस्टेंस होते हैं हमारे पास मार्केट में अवेलेबल, जिसमें कहीं लाइनेज रहते हैं और ये कनेक्ट, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे उस रेसिस्टेंस को, सीरीज में करेंगे या पैरेलल में करेंगे। देखिए रेसिस्टेंस को जब हम सीरीज में करते हैं तो क्या होता है, पैरेलल में क्या, वो आगे देखेंगे कि बढ़ाने के लिए क्या करना होगा या घटाना है। तो रेसिस्टेंस जब बढ़ाना होगा तब सीरीज में जोड़ना होगा, और रेसिस्टेंस जब डिक्रीज करना होगा तो उसको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे ये रेसिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज होते हैं वो कॉम्बिनेशंस पर देखेंगे। अब आता है एक रियोस्ट। रियोस्ट क्या होता है, रियोस्ट उस रेसिस्टेंस के अंदर की अब एक और प्रॉपर्टीज है। रियोस्ट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन अ सर्किट। अभी जो हमने ड्रॉ किया कुछ इस तरह से, एक डिवाइस होता है यूज्ड इन अ सर्किट टू प्रोवाइडेड वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए हम एक स्पेशल वेरिएबल रेसिस्टेंस वाला जो भी कुछ यूज करेंगे उसका नाम क्या डाल देते हैं, रियोस्ट जानते हैं। और रियोस्ट का यूज हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है, द फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर्स डिपेंड। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। इन सभी फैक्टर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टेंस कब हाई होगा, कब डिक्रीज होगा। किसी वायर की लंबाई को बढ़ा दे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। किसी वायर की मोटाई, यदि मोटा वायर से कनेक्ट करें, घर का बल्ब जोड़ना है, कनेक्ट करना है, हम मोटे मोटे वायर को कनेक्ट कर लेते हैं, क्या होगा उससे, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा। हम कहेंगे
मोटा वायर है, ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता है? नहीं। अब उसको देखना है कि कैसे होते हैं, वायर मोटा मोटा क्यों नहीं लगा लेते हैं, ताकि ज्यादा जो है सो करंट जाए और ज्यादा बल्ब जल पाए, ज्यादा रोशनी दे सके। नहीं, ये सब चीज हम लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे, इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में समझने का कोशिश करते हैं। रेसिस्टेंस इन अ कंडक्टर्स डिपेंड्स ऑन नेचर लेंथ। किस चीज पर? कंडक्टर का नेचर क्या है। अब कंडक्टर का नेचर का मतलब होता है कि हम कंडक्टिंग जिससे कनेक्ट कर रहे हैं, प्लास्टिक से यदि किसी बल्ब को जोड़ोगे, किसी धागे से हम बांध दे दोनों टर्मिनल को, बल्ब को बैटरी के दोनों पोजीशन से, तो क्या वो जलेंगे? नहीं, क्योंकि वो जो कंडक्टिंग कंडक्टर्स लिए हैं, उस कंडक्टर का नेचर क्या है? इंसुलेटर वाला है। अब इंसुलेटर अलग चीज होते हैं, हम बतलाए थे स्टार्टिंग में ही, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स। अब कंडक्टर के अंदर भी अलग अलग नेचर्स होते हैं, आयरन है, कॉपर है और बहुत सारे मटेरियल्स हैं, सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है चार्ज को पास आउट करवाना। अपने अंदर की कैपेबिलिटी है कि चार्ज के फ्लो को रोकने का काम भी करना। तो रेसिस्टेंस वही चीज, रोकने वाला। कितना कौन रोकता है ये भी देखेंगे। लेंथ कितना है, मतलब जिस वायर से हम जोड़ रहे हैं, बैट्रिक्स रखे हुए हैं, हम कहते हैं कि यहां पर रख दे और यहां से हम कहीं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से बैट्रिक से कनेक्ट डीसी वायर से हम वायर खींच करके ले जाए दिल्ली और वहां पर बल्ब जलाए, क्या जलेगा? इतना लंबा वायर करने से हो सकते हैं? नहीं। तो वायर का लेंथ इंक्रीज डिक्रीज होने से क्या होता है? एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हुआ वायर की मोटाई कितनी होनी चाहिए। ये क्रॉस सेक्शन एरिया हम पतला कर दे तो क्या होगा? मोटा कर देंगे, और ज्यादा मोटा कर देंगे तो फिर क्या होगा? इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? इन सभी फैक्टर्स को तो आगे देखें कि क्या सब है और कैसे कैसे इस पर डिपेंड होते हैं। 3 फैक्टर्स की बात हमने की। सबसे पहला कि नेचर ऑफ द मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। मटेरियल का नेचर, सभी मटेरियल का अपना अपना नेचर होता है। क्या होता है? सम मटेरियल्स क्रिएट लिस्ट हिंड्रेंस एंड हेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। मतलब कुछ मटेरियल्स हैं जो चार्ज के फ्लो को होने देता है, रेसिस्ट करने का काम कम करता है, लिस्ट कम काम करता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है? सिल्वर होता है। सिल्वर का यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह जो यूज करते हैं, मोबाइल सेल फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, उसके अंदर से जो यूजेस होते हैं उसमें हमें करना होता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। दूसरा चीज क्या कह रहा है? while some other materials create more hindrance in the materials are called bad conductors। जो bad conductors के रूप में जो the flow of current को रोकने का काम करता है, flow of electrons through them such as bad conductors। bad conductors are also known as the insulator। हम बतलाए हुए थे इंसुलेटर्स के, हार्ड प्लास्टिक इसका एक एग्जांपल्स है। तो कंडक्टिंग मटेरियल्स का नेचर क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा किस चीज पर? फैक्टर्स पर। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स पर, कंडक्टर का लेंथ कितना है। लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रेसिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी कि आप जितना ज्यादा करंट के लेंथ को बढ़ाइएगा, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, लेंथ बढ़ेगा, कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी क्या होगा? हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा। और रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, ये भी पढ़े थे। तो हमें यदि ज्यादा करंट फ्लो करवाना है तो वायर को लंबा नहीं खींचना होता है, ज्यादा लंबा ज्यादा दूर तक हम लोग लेकर के नहीं जा सकते हैं। फिर इसी तरह से क्या करें? लेंथ के कंडक्टर, दिस इज द causes that long electric wire create more resistance टू द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में लंबा वायर का जब यूज कर लेते हैं तो वो ज्यादा रेसिस्टेंस क्रिएट करता है और इसके कारण क्या होते हैं? लेंथ ऑफ कंडक्टर, यही चीज आर इज डायरेक्टली, ये पहला कंडीशन हमारा आ गया। और तीसरा एरिया के बारे में क्या कह रहा है वो देखिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, रेसिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द कंडक्टर्स। एरिया के रेसिस्टेंस जो होते हैं वो क्रॉस सेक्शन एरिया का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ये दूसरा कंडीशन है। जितना ज्यादा मोटा वायर करेंगे उतना
रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू घटता चला जाएगा, करंट उतना ज्यादा फ्लो हो सकते हैं। तो करंट में ये चेंजेस दिखने को मिलते हैं किस चीज पर, क्रॉस सेक्शन एरिया। हमें रेसिस्टेंस को बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। रेसिस्टेंस को बढ़ाना हो तो लेंथ को भी हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। लेंथ के डायरेक्टली और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन दोनों बातों को यदि हम लोग समझ लिए तो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशंस, इस पर आने वाले कैलकुलेशन, इसमें रियोस्ट, रेसिस्टिविटी, आगे का टॉपिक्स जो है सो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। हमारे वीडियो और हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करवाएंगे। फिर इसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इन सभी को एक सीक्वेंस में हम लोग पूरा करेंगे।